नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे। सेकंड चैप्टर है आपका भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत आपके हिंदी, गणित, पर्यावरण और संस्कृत चारों ही सब्जेक्टों के अंतर्गत कॉमन है ये चैप्टर, और एक जैसा है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत, चाहे वो भाषा हिंदी हो, चाहे गणित हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे कोई भी अदर, तो सबके लिए ये चैप्टर कॉमन रहेगा। तो चलेगा, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों का हम पूरा विस्तार से आज की क्लास में पढ़ते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग एक कमेंट जरूर करके जाएं कि कैसा लगा आपको वीडियो और हमारे नोट्स। पहला जो सिद्धांत है आप लोगों का वो है रुचि जागृत करने का सिद्धांत। भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले एक विद्यार्थी में एक रुचि होनी चाहिए। किसी भी कंडीशन में उस विद्यार्थी के अंतर्गत एक रुचि उत्पन्न की जाए, तो ये भाषा शिक्षण का पहला सिद्धांत है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि भाषा शिक्षण का पहला सिद्धांत कौन सा है, तो रुचि जागृत करने का सिद्धांत है। विद्यार्थियों में रुचि जागृत करने के लिए हमें खेल विधियों का प्रयोग करना चाहिए। रुचि जागृत करने के लिए छात्रों के मध्य में बाल गीत, कविता, वाद विवाद, अंताक्षरी जैसी प्रतिक्रियाओं का, जैसी एक्टिविटीज़ का हमें सहारा लेना चाहिए। तो यही क्या है, रुचि जागृत करने का सिद्धांत है। इसके अंतर्गत सबसे पहले विद्यार्थी में रुचि जागृत करनी चाहिए। रुचि जागृत हम खेल विधियों के माध्यम से कर सकते हैं। बच्चों में कविता, वाद विवाद और बाल गीत आदि के माध्यम से हम बच्चों के अंतर्गत रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला सिद्धांत हुआ, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है स्वाभाविकता का सिद्धांत। ये दूसरे नंबर का है, और इस सिद्धांत के अंतर्गत लिखा गया है अध्यापक के द्वारा भाषा शिक्षण स्वाभाविक विधियों के द्वारा होना चाहिए। जब भी हम किसी भी भाषा का शिक्षण कराएं विद्यार्थी को, तो अध्यापक के द्वारा स्वाभाविक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। भाषा शिक्षण की स्वाभाविक विधियाँ कौन कौन सी हैं, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। स्वाभाविक विधियाँ वो होती हैं जो इस क्रम का पालन करेंगी: श्रवण, अनुकरण, ग्रहण और अभ्यास। कहने का मतलब मेरा यह है कि सबसे पहले बच्चे को श्रवण कौशल का विकास कराएगी। श्रवण करने के बाद बच्चा उसको अनुकरण करना सीखेगा। अनुकरण के माध्यम से उसको ग्रहण करेगा, और ग्रहण करने के पश्चात वो अभ्यास करने लगेगा उस शिक्षण विधि का। तो इस क्रम का पालन करने वाली होनी चाहिए शिक्षण विधि, और यही कहलाता हमारा स्वाभाविकता का सिद्धांत। और मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। कहने का मतलब यह है कि अध्यापक के द्वारा उन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए जो स्वाभाविक नियम की पालना करती है। स्वाभाविक नियम हमारा यह है, जिसका स्टेप आपको दिया गया कि श्रवण, उसके बाद अनुकरण, उसके बाद ग्रहण और अंत में अभ्यास। इस क्रम का पालन करने वाली विधि का प्रयोग किया जाए, तो वही कहलाती है हमारी स्वाभाविक विधि। ठीक है, और यही स्वाभाविकता का सिद्धांत कहलाता है। नंबर 3 पर है हमारा अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास बहुत ज़रूरी है किसी भी अधिगम को करने के लिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए। हमें किसी भी चीज़ को सीखने के लिए विद्यार्थी के अंतर्गत या अध्यापक के द्वारा, किसी के भी द्वारा अभ्यास बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। छात्रों के द्वारा जिन प्रकरणों का हमने अधिगम कर लिया है, यानी विद्यार्थियों के द्वारा जिस जिस टॉपिक को पढ़ लिया गया है, उस टॉपिक का हमें बार बार अभ्यास करना चाहिए। किसी भी विषय के शिक्षण में सबसे ज़्यादा अभ्यास को महत्व देना चाहिए, क्योंकि अभ्यास ही वो प्रयास है जिसके माध्यम से हम किसी चीज़ को आसानी से रट पाते हैं, उसका अधिगम स्थायी कर पाते हैं। अभ्यास के अंतर्गत छात्रों को निम्न तरीके से अभ्यास करना चाहिए, जैसे श्रवण और चक्षु अभ्यास। कानों से सुनकर अभ्यास करें, चाहे नेत्रों से देखकर अभ्यास करें। बोल करके अभ्यास करना चाहिए, उच्चारण अभ्यास बोलेंगे। बोलने का अभ्यास, अर्थ बोध करने का अभ्यास। हमें किसी भी भाषा को समझने के लिए उसका मीनिंग आना चाहिए, उसका भावार्थ क्या है, इस बात को समझने का अभ्यास करना चाहिए। और अंत में है लेखन का अभ्यास। उस चीज़ को लिखने का पूरा पूरा अभ्यास करना चाहिए ताकि हम उसे अच्छी तरीके से लिख सकें। तो कहने का मतलब है कि अभ्यास का जो सिद्धांत है वो अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, और अभ्यास को बार बार करते रहना चाहिए, तभी जा कर के हमारा अधिगम स्थायी हो पाएगा।
नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत। विद्यार्थियों को सदैव प्रेरित करते रहना चाहिए और प्रेरणा से ही विद्यार्थियों को पुनर्बलन मिलता है। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए प्रेरणा सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप लोगों ने सुना होगा मोटिवेशन। तो मोटिवेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य। तो विद्यार्थी के अंतर्गत आंतरिक मोटिवेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय बाहरी पुनर्बलन के, बाहरी प्रेरणा के। तो विद्यार्थी में पुनर्बलन जरूर देना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी के अंतर्गत एक प्रेरणा जागृत हो सके किसी भी काम को करने के लिए। और प्रेरणा एक ऐसा तरीका है जो किसी भी हताश विद्यार्थी को पढ़ने के लिए पुनः तैयार कर सकता है, दोबारा से उसके अंतर्गत एक नई ऊर्जा जागृत कर सकता है। वो है हमारी प्रेरणा। सकारात्मक पुनर्बलन छात्र की सामर्थ्य वृद्धि में बहुत ज़्यादा सहायक है। बच्चे को हमेशा जो भी मोटिवेशन दिया जाए वो पॉजिटिव मोटिवेशन दें। नेगेटिव मोटिवेशन जो है बच्चे को विकास के बजाय पीछे की ओर धकेलने लगता है। तो विद्यार्थी को हमेशा कैसा देना चाहिए, सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए हर कंडीशन में। अगला हमारा सिद्धांत है क्रमयोजन का सिद्धांत। क्रमयोजन का सिद्धांत देखिए, शिक्षण सामग्री का क्रमबद्ध प्रयोग करना क्या कहलाता है, क्रमायोजन कहलाता है। शिक्षण सामग्री का क्रमायोजन निम्न प्रकार से होना चाहिए। किस तरीके से करेंगे आप, क्रम के अनुसार। पाठों के चयन में सबसे पहले सरल और बाद में कठिन पाठ को पढ़ाया जाए। जब भी हम किसी भी बुक को पढ़ा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले जो सिंपल चैप्टर हैं, सिंपल पाठ हैं, साधारण पाठ हैं, उनको पहले पढ़ाया जाए और कठिन पाठों को सबसे अंत में पढ़ाया जाए। शब्द भंडार की वृद्धि के लिए यह क्रम अपनाया जाना चाहिए। बच्चे को सबसे पहले सरल शब्दों का ज्ञान कराओ, उसके बाद कठिन शब्दों का ज्ञान कराओ। अर्थबोध में भी सबसे पहले शब्दों को, उसके बाद लक्षक शब्दों को और अंत में व्यंजक शब्दों का अभ्यास करता रहना चाहिए। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हमको अर्थबोध वाले शब्द बताने हैं, उसके बाद लक्षक शब्दों को बताने हैं और सबसे अंत में व्यंजक शब्दों को हमें बताना है। आप लोगों ने शब्द शक्ति 3 प्रकार की पढ़ी होगी, तो उस हिसाब से आप लोगों को काम करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ, जैसे गाय चल रही है तो ये किसका है, अभिधा शब्द शक्ति का है, इसमें अर्थ की बात की गई है। मोहन एक गाय है तो इसका मतलब मोहन में गाय के जैसे लक्षण है, तो यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति का ज्ञान कराएंगे। अरे 10 बज गए, यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है, तो सबसे पहले हमें अभिधा शब्द शक्ति का ज्ञान कराना है, सेकंड नंबर पे हमें लक्षणा शब्द शक्ति का ज्ञान कराना है और सबसे अंत में बच्चे को हमें व्यंजना शब्द शक्ति का ज्ञान कराना है। तो एक क्रम आयोजन होना चाहिए, एक क्रमायोजन होना चाहिए किसी भी सामग्री को बच्चे के साथ में पेश करते समय। राइट, आप लोगों को याद रखना है। और नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है रोचकता का सिद्धांत नंबर 6 पर। नंबर 6 पर रोचकता के सिद्धांत में बात करें तो यह पाठ्यक्रम के साथ साथ चलने वाली एक गतिविधि है। अध्यापक को पाठ्य वस्तु को रोचक बनाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां करवाई जानी चाहिए। तो कौन कौन सी गतिविधियों का हम अभ्यास करेंगे, जैसे विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की जांच की जाए, सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाए, खेल विधि और प्रश्नोत्तर विधि इनका भी बच्चों के अंतर्गत ज्ञान कराया जाए, जिससे कि बच्चों में रोचकता हो सके किसी भी पाठ्य वस्तु को ग्रहण करने के लिए। नेक्स्ट हमारा 7वां सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, जो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। विद्यार्थी की रुचि एवं शैक्षिक स्तर के आधार पर ही हमें शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जो बच्चा है उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। और ये बात किसने कही थी, मारिया मॉन्टेसरी ने कही थी कि प्रत्येक बच्चा व्यक्तिगत विभिन्नता रखता है। बच्चे की योग्यता, बुद्धि, क्षमता और अभिरुचि आदि में भिन्नता पाई जाती है और इसी के आधार पर बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है साहचर्य का सिद्धांत। तो साहचर्य का सिद्धांत क्या कहता है कि विद्यार्थी को हमें समूह में पढ़ाना चाहिए। हमेशा बच्चों को ग्रुप एजुकेशन दें, सामूहिक शिक्षा देनी चाहिए, उनको जानकारी देनी चाहिए। एक विषय के साथ में हमें अन्य विषय का भी ज्ञान कराना जरूरी है, यानी कि हमें पूरक विषयों का ज्ञान कराना बच्चे को बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विषय के साथ साथ बच्चे को दूसरी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। पाठ्य सामग्री हमेशा श्रव्य, दृश्य व विषय वस्तु से संबंधित होनी चाहिए। पाठ्य वस्तु का हम प्रयोग करेंगे तो उसमें श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार की पाठ्य पुस्तकें या फिर विषय वस्तु शामिल होनी चाहिए।
ध्यान रखें आप लोग। और विषय वस्तु से संबंधित सामग्री ही पढ़ाई जानी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। लोकतांत्रिक व्यवहार का मतलब है कि बच्चे में किसी भी चीज़ को सीखने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। वातावरण ऐसा होना चाहिए विद्यार्थी का कि हर बच्चे को सीखने के लिए एक स्वतंत्र वातावरण प्रदान कर सके कक्षा में। प्रत्येक बालक को कक्षा के अंतर्गत यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह अपनी शंका का समाधान कर सके। बच्चों के अंदर कोई भी भय नहीं होना चाहिए। कक्षा में जब भी किसी चीज़ को पूछा जाए अध्यापक से तो बच्चा निडर होकर के पूछ सकता है। यही कहलाता है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा 10वें नंबर का विभाजन का सिद्धांत। आप लोग इन नोट्सों को ले सकते हो साथियों। ये शिक्षण विधियों के नोट्स हैं आपके लिए। गणित, हिंदी, ध्यान रखें आप लोग, गणित, हिंदी, पर्यावरण, है ना, इन सभी के नोट्स आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, पर्यावरण के बाद में आपकी संस्कृत है, इंग्लिश है ना, इन सब के नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है विभाजन का सिद्धांत। एक चीज़ आपको बता दूं मैं, इन शिक्षण विधियों को पढ़ने के बाद में आपको किसी भी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने यहाँ पर सफिशिएंट मैटर दिया हुआ है जो आपको बुक से भी बेटर लैंग्वेज में मिलेगा। और इन नोट्सों को आप लोग मंगवा सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, सैंपल आप लोग वीडियो में देख ही चुके हैं और मैं टेलीग्राम पर भी दिखा चुका हूँ। इन नंबरों पर आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे। मैसेज करने के बाद इसी नंबर पे आप लोग 99 रुपये का पेमेंट कर दें और आप लोगों के लिए ये PDF के नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, मात्र 99 रुपये में फिक्स प्राइस है इसका। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है विभाजन का सिद्धांत। किसी भी पाठ को प्रस्तुत करने के लिए, किसी भी पाठ को प्रस्तुत करने की सरलता व सुविधा की दृष्टि से पाठों को हमेशा छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर लेना चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी विषय वस्तु में बांटना है पाठ को। जब भी कोई लंबा चैप्टर हो तो छोटी छोटी इकाइयों में बांट के पढ़ाना चाहिए। अब रायबर्न का कथन देखेंगे। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक है रायबर्न, एक विभाजन दूसरे विभाजन तक पहुँचा देता है जिसके फलस्वरूप कक्षा के लिए समझना सहज बन जाता है। तो यही बात रायबर्न ने कही है, जो विभाजन का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत। निर्माण में मनोरंजन का सिद्धांत, ये क्या कहता है, छात्रों में रचनात्मक व सृजनात्मक शक्ति का विकास करने के लिए उनमें रचनात्मक व मनोरंजनपूर्ण क्रिया करानी चाहिए। ध्यान रखेंगे आप लोग, खेल खेल व मनोरंजन में अपने पाठों को वो बच्चे स्वतः ही सीख लेंगे। ये कहलाता है निर्माण व मनोरंजन का सिद्धांत। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है पाठ्य सामग्री के चयन का सिद्धांत। पाठ्य सामग्री के चयन का सिद्धांत है, पाठ्य सामग्री को चुनते समय शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह छात्रों के स्तर के अनुकूल है या नहीं, साथ ही उनमें शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है अथवा नहीं। जहाँ तक संभव हो सके पाठ्य वस्तु में उपयोगी तत्वों का ही समावेश होना चाहिए। यह सिद्धांत कहता है कि किसी भी पाठ्य पुस्तक का या किसी भी पाठ्य सामग्री का जब हम चयन कर रहे हैं तो बच्चे की योग्यता, उसकी बुद्धि, उसके स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। और पाठ्य वस्तु में सामग्री का चयन करते समय हमें उचित सामग्री का ही उपयोग करें, उचित सामग्री का ही संकलन करें। यही कहलाता है पाठ्य सामग्री के चयन का सिद्धांत। उसके बाद है नंबर 13 पर मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत। शिक्षण में शिक्षकों को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हमेशा ऐसे होना चाहिए जिससे कि छात्र वांछित दिशा में अपना कार्य कर सकें। तो हमेशा जब भी किसी भी चीज़ को पढ़ाया जाए तो अध्यापक को ध्यान रखना है कि वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन करें और बच्चे को वांछित दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करें। प्रत्येक बालक की रुचियों और बौद्धिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम एवं पाठ योजना का क्रियान्वयन करना जरूरी है। ये काम आपको करना पड़ेगा। यही कहलाता है मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत। हमारा 14वां नंबर सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। ये कहता है कि बालक जैसे जैसे क्रियाशील होता जाता है वह कार्य करने में आनंद का अनुभव करने लगता है। बेसिक शिक्षा सिद्धांत जो है हमारा, बेसिक शिक्षा पद्धति महात्मा गांधी की, वो भी हमारे क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। और यह जो सिद्धांत है वो हमेशा करके सीखने पर बल देता है, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, इस सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां हैं, जैसे डाल्टन विधि है, मॉन्टेसरी विधि है, किंडरगार्टन पद्धति है। ठीक है, डाल्टन विधि हेलन पार्कहार्स्ट की, मॉन्टेसरी की मॉन्टेसरी पद्धति,
फ्रॉवेल की किंडरगार्टन पद्धति, ये जितनी भी हमारी खेल विधियाँ हैं ना, ये सभी जो है क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित हैं। और ये विधि एक ही बात कहती है कि बच्चे को करके सीखने पर बल देना चाहिए, बच्चे को अपने हाथों से करके सिखाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है जीवन से संबंधित स्थापना का सिद्धांत, जीवन स्थापना का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मतलब है, अभिप्राय है कि किसी भी वस्तु को पढ़ाते समय या किसी भी विषय को पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि जीवन में प्रयुक्त होने वाली परिस्थितियों से संबंधित होना चाहिए। जीवन से संबंधित किसी भी विषय को बालक शीघ्र ही सीख लेता है। कहने का मतलब है कि बच्चे को व्यावहारिक ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत कह रहा है कि ज्ञान बहुत विस्तृत है, उस ज्ञान को बालक की क्षमता एवं योग्यता के अनुसार ही महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन करके प्रदान करना चाहिए। शिक्षक संपूर्ण इकाई अथवा पाठ्यक्रम को 40 से 45 मिनट के कालांश में ही प्रदान नहीं कर सकता, वह उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन करके बताता है। इस हेतु अब इस चयन के सिद्धांत में कह रहा है कि इस हेतु उसे क्या करना है, कब करना है, कितना करना है, कैसे पढ़ाना है, इन सब बातों को हमें चयन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक बालक की आयु के अनुसार उसकी योग्यताएं, उसकी रुचियां, अभिवृत्तियां भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं। अतः शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी करके शिक्षण कार्य करना चाहिए, जिससे प्रत्येक स्तर पर बालक लाभान्वित हो सके। नेक्स्ट बात करें मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार कि प्रत्येक बालक की मानसिक योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है। तो ये परिभाषा मैंने आपको अभी जस्ट पहले बताई थी कि प्रत्येक बालक की मानसिक भिन्नताएं अलग अलग होती है। ये मॉन्टेसरी की परिभाषा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे मैं बात करता हूँ लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। ये मैंने अभी बताया कि शिक्षक को हमेशा कक्षा में ऐसा वातावरण प्रदान करें, ऐसी स्वतंत्रता का वातावरण प्रदान करें कि बच्चे को कोई भी सवाल पूछना है तो बच्चे को कोई डर भय नहीं रहे, बच्चे को कोई शंका नहीं रहे। तो ये कहलाता है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, जो मैंने जस्ट ऊपर बताया। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है। आप लोग इन नोट्सों को जल्दी से जल्दी अपने पास PDF को मंगवा करके इसकी प्रिंट आउट निकलवा लें। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यही हमारा फ़ोनपे नंबर है, यही हमारा गूगल पे और यही पेटीएम नंबर है। ठीक है भाई, इस पर मैसेज करेंगे, मिल जाएंगे आपको। और इसका प्राइस मात्र 99 रुपये है। ठीक है, कोई संदेह वाली बात नहीं है। कंटेंट बेस्ट है आप लोगों के लिए, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो चिंता मत करो आप। बाकी की जिसको लेना है वो ले सकेगा। और कल से फिर हम बात करेंगे शिक्षण विधियों की। हिंदी की शिक्षण विधियाँ पढ़ाऊंगा मैं सबसे पहले। इंडेक्स आप लोगों को दिया गया है, वो आप लोग देख सकते हो। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो जैसे ही डलता है आप लोग ज़रूर देखा करो।